भारत की 150 करोड़ की आबादी में एक ऐसा नाम जो बिना डरे सत्ता की असलियत सामने रखता है, कुणाल कामरा। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने अपने व्यंग्य और कटाक्ष से सरकार की नीतियों और तानाशाही रवैये पर खुलकर सवाल उठाए। आज जब अधिकांश मीडिया सरकार की भाषा बोलता है, तब कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी और तर्कों के जरिए सच का आईना दिखाते हैं। उन्होंने अपने स्टैंड अप शो, सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए कई बार सरकार की झूठी नीतियों और दमनकारी रवैये की पोल खोली है। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन जो भी सत्ता के खिलाफ बोलता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। कुणाल कामरा पर कई बार प्रतिबंध, केस और ट्रोलिंग की गई, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। उनकी कॉमेडी सरकार के झूठे वादों, मीडिया की चापलूसी और सरकारी तानाशाही को उजागर करती है। झूठी सरकार और प्रोपेगेंडा चुनावी वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए, लेकिन असल मुद्दों पर सरकार चुप है। मुख्यधारा मीडिया सत्ता के गुण गा रहा है, लेकिन कुणाल कामरा जैसे लोग जनता को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया, लेकिन साहसी लोग अब भी लड़ रहे हैं। जिस दौर में सच बोलना गुनाह बन गया हो, उस दौर में कुणाल कामरा जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे जरूरी है। सत्ता की ताकत से डरने के बजाय हमें अपनी आवाज उठानी होगी। सवाल पूछो, सोचो और सच को पहचानो। जुड़े रहें अदृश्य सत्य के साथ और जानें उन सच्चाइयों को जो अक्सर आंखों से ओझल रह जाती हैं। हम किसी रईस कार्यकर्ता, चाटुकार या मक्खी सेठ नहीं हैं, हम केवल सच्चाई बताते हैं, चापलूसी नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन से हमें और अधिक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए हमारे साथ बने रहें। कुणाल कामरा का आत्मसमर्पण न करना बहुत बड़ी बात है। कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, गद्दार। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, अरे अरे मेरी नज़र से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। वाह, क्या एटीट्यूड दिखाया ठाणे की रिक्शा ने। लेकिन यही एटीट्यूड तब कहाँ गया था जब ED और CBI ने चाय के सामने झुका दिया। उल्टा रिक्शा ने अपनी बाजू में कहा कि 2019 और 2024 में जनता ने हमें चुनकर दिया है, तो हम गद्दार नहीं हैं। हालांकि लाखों वोट फर्जी थे। 2014 के बाद कई बड़े सेलिब्रिटी या प्रभावशाली व्यक्ति सत्ता के दबाव में आ गए, लेकिन कुणाल कामरा ने अब तक झुकने से इनकार कर दिया। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स को अलग अलग मौकों पर विवादों का सामना करना पड़ा है, और कई बार ऐसा लगा कि वे सत्ता से टकराव से बचने के लिए समझौता कर चुके हैं, खासकर जब किसी बयान या घटना को लेकर उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। इसके विपरीत कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के बावजूद खुलकर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कई बार सत्ता के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं किया, भले ही उन्हें इसके लिए कानूनी नोटिस मिले, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई या उनके शो रद्द किए गए। उनका यह अड़ियल रवैया उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वे निडर होकर सत्ता पर कटाक्ष करते हैं, चाहे उसका नतीजा जो भी हो। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें झुकने वाला नहीं मानते हैं। ये कहानी गद्दारी, राजनीति और सत्ता के खेल की है, जहां अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया। एक ओर गद्दारी का मतलब होता है पीठ में छुरा घोंपना, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता के लिए नैतिकता और ईमानदारी को ताक पर रख देना। रातों रात एक शख्स अपने समर्थकों को लेकर गुवाहाटी भाग गया, वहां रेडिसन होटल में ठहरा और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सभी को एकजुट किया। सुप्रीम कोर्ट में मिलीभगत पहले से तय थी और एक पक्षपाती न्यायाधीश के जरिए 28 महीनों तक मामले को घसीटा गया, जबकि यह काम 2 दिनों में भी निपट सकता था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और गद्दारों की जीत हुई। लेकिन जब इन्हें गद्दार कहा गया, तो इन्हें ये बात नागवार गुजरी। सत्ता की भूख में अंधे होकर इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को तोड़कर रख दिया। खासकर महाराष्ट्र में, जहां युवाओं को रोजगार देने की बजाय अपराध और गुंडागर्दी की ओर धकेला गया। बेरोजगारी के कारण नौजवान गलत रास्ते पर चले गए और हालात ऐसे बन गए कि तोड़फोड़ और हिंसा ही उनके लिए साधारण बात हो गई। क्या है गद्दार की परिभाषा सुनिए। गद्दार वो व्यक्ति होता है जो विश्वासघात करता है,
विशेष रूप से अपने राष्ट्र, संगठन या समुदाय के प्रति। यह विश्वासघात विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि दुश्मनों से मिल जाना, देश की गोपनीय जानकारी लीक करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने लोगों को धोखा देना। भारत का पहला गद्दार कौन था? अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो सबसे कुख्यात गद्दारों में से एक मीर जाफर था। उसने 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। इस विश्वासघात के कारण नवाब हार गया और अंग्रेजों को भारत में सत्ता जमाने का पहला बड़ा अवसर मिला। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया। उसके इस विश्वासघात के कारण भारत पर अंग्रेजों का शासन फैलता चला गया और हम धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। महाराष्ट्र का पहला गद्दार कौन था? महाराष्ट्र के संदर्भ में कई इतिहासकार जयचंद की तरह ही एक नाम, हिरोजी फर्जंद और सरदार जसवंतराव गुप्ते का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के खिलाफ विश्वासघात किया। लेकिन सबसे प्रमुख गद्दारी नाना फडणवीस के शासनकाल में हुई, जब अंग्रेजों से मिले हुए कुछ लोगों ने मराठा सत्ता को कमजोर किया। हालांकि महाराष्ट्र में इतिहासकारों के बीच इस विषय पर अलग अलग राय हैं। और हम गुलाम कैसे बने? भारत में गुलामी धीरे धीरे आई। पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ही के आक्रमण से विदेशी आक्रमणकारियों का दौर शुरू हुआ, फिर मुगलों ने भारत पर शासन किया। लेकिन असली गुलामी की शुरुआत तब हुई जब 1757 में प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों को सत्ता का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कर लिया और 1858 तक पूरा देश उनके अधीन चला गया। 200 साल तक भारत गुलाम रहा और इसका सबसे बड़ा कारण था हमारे ही अपनों द्वारा किया गया विश्वासघात। इतिहास हमें सिखाता है कि गद्दारी सिर्फ अतीत की बात नहीं है। आज भी राजनीति, व्यापार और समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जनता और देश के साथ विश्वासघात करते हैं। लोकतंत्र में भी जब नेता जनता के साथ छल करते हैं, सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की गद्दारी ही है। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग इतिहास दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब ब्रिटिशों ने भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, तो महाराष्ट्र और पूरे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों की नीतियां केवल शोषण और सत्ता बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक ताना-बाना बुरी तरह प्रभावित था। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल जैसे कपास, मसाले, सोना चांदी, लकड़ी सस्ते में लिया और उसे इंग्लैंड भेजकर वहां महंगे तैयार माल के रूप में बेचा। इस आर्थिक शोषण के कारण भारत की स्वदेशी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बर्बाद हो गई। क्या हम 1947 के बाद भी पूरी तरह आज़ाद हैं? 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई, लेकिन क्या हम वास्तव में पूरी तरह स्वतंत्र हो गए? कई लोग मानते हैं कि आज भी भारत कई रूपों में गुलाम है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। अंग्रेजों ने भले ही देश छोड़ा हो, लेकिन उनकी नीतियां, व्यवस्थाएं और मानसिकता आज भी हमारे समाज में गहराई से बनी हुई हैं। आज भी भारत की कई प्रमुख उद्योगों और कंपनियों पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs का नियंत्रण है। हम आत्मनिर्भर बनने के बजाय विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहते हैं। भारत अब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं IMF, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है, जिससे हमारी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज की विदेशी कंपनियां भी भारत के संसाधनों का शोषण कर रही हैं। आज भारत के सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में जाकर काम कर रहे हैं। ये लोग भारत में अपनी सेवाएं देने के बजाय विदेशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं मिलती हैं। अगर यही टैलेंट भारत में रहता, तो हम विज्ञान, तकनीक और व्यापार में विश्व में अग्रणी होते। जैसे ब्रिटिश राज सत्ता को केंद्रित रखता था, वैसे ही आज कुछ राजनीतिक परिवार भारत पर हावी हैं। लोकतंत्र होने के बावजूद सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई है।
वंशवाद, भ्रष्टाचार और सत्ता का निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल एक नया राजशाही शासन जैसा प्रतीत होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) इप्स अब भी ब्रिटिश काल की शासन प्रणाली पर आधारित है। प्रशासनिक अधिकारी जनता की सेवा करने के बजाय एक शासक रूलर की तरह बर्ताव करते हैं। पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका अब भी अंग्रेजों की बनाई गई दमनकारी नीतियों को ही लागू करती हैं। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव में अनदेखा किया जा रहा है। शिक्षा और व्यापार में अंग्रेजी भाषा को स्थानीय भाषाओं जैसे मराठी, हिंदी से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय त्योहारों, परंपराओं और मूल्यों को पुराना बताकर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति को आधुनिकता माना जाता है। महाराष्ट्र और भारत में हिरोजी फर्जंद, बाजीराव द्वितीय जैसे गद्दारों की वजह से विदेशी हुकूमत मजबूत हुई। गद्दारों को पुराने समय में युद्ध के हाथियों से कुचलवाकर दंडित किया जाता था। आज भी अगर हम राष्ट्रीय हितों से ज्यादा व्यक्तिगत स्वार्थ को तवज्जो देने वाले नेताओं और नीतियों का समर्थन करते हैं, तो ये देशद्रोह के समान होगा। 1947 में हमने केवल ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाई थी, लेकिन असली आज़ादी तभी मिलेगी जब भारत हर तरह की बाहरी निर्भरता और मानसिक गुलामी से मुक्त होगा। भारत में बार बार दल बदल, सत्ता के लिए समझौते और नैतिकता से समझौता करने वाली राजनीति कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र ने अपनी एकता को खोया है और व्यक्तिगत स्वार्थों को प्राथमिकता दी है, तब वह गुलाम बना है। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कुछ गद्दारों ने उनका साथ दिया था। सत्ता की लालच में नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं, अपने लाभ के लिए विचारधारा को छोड़ते हैं और जनता को धोखा देते हैं। अगर कोई नेता एक पार्टी के विचारों और एजेंडे पर चुनाव जीतता है लेकिन बाद में पार्टी बदल लेता है, तो ये जनता के साथ गद्दारी है। ये सही है कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है। राजनीतिक स्वार्थ, जनता के मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ सत्ता और जोड़-तोड़ की राजनीति हो रही है। न्यायपालिका और लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दल बदल राजनीति ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। गद्दारों के नाम काले अक्षरों में लिखने चाहिए ताकि भविष्य में लोग ऐसे नेताओं से सतर्क रहें। जनता को जागरूक होना चाहिए। चुनाव में गद्दारों को वोट न देकर सच्चे और ईमानदार नेताओं को चुनना चाहिए। जनता को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी और गद्दारों की पोल खोलनी होगी। बदनीयती यह सरकार के चेहरे पर झलकती है। इनके दिमाग में षड्यंत्र भरे हुए हैं और इनके विचार पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। दूसरों को पीड़ा देना ही इनके जन्म का उद्देश्य लगता है। पूरे समाज में इस सरकार ने हिंसा फैला दी है। हमारे समाज में इसी कारण लोगों का चरित्र गिरता जा रहा है और उनकी सोच भी दूषित होती जा रही है। भारत की स्वतंत्रता के लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में मिली आज़ादी तक लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन आज की राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की भारी कमी देखने को मिलती है। दल बदलू नेताओं की भरमार हो गई है, जो सिर्फ सत्ता और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद और अवसरवादिता ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज के कुछ नेता तो गंदी नाली के कीड़े की तरह हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जिन शहीदों ने बलिदान दिया, वे शायद ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमें मिलकर अपने देश को इस दलदल से निकालने के लिए प्रयास करने होंगे। आपका समर्थन और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे नए और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुनिया में क्या हुआ? पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया? महाउत्सव। कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में।
लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं जो थी एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है ज़िंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीज़ा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, वन मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूँ जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा? दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूँगा। ये हुआ, ये था पैंडेमिक। ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर है। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है, उनसे कोई भी सवाल पूछो वो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील्ड में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज़ आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है? झटका वेज बिरयानी। एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होने दूंगा मैं। मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। बोल रहा नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। उसने कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो हज़ारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं। वो ज्ञान का क्या फ़ायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा, जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज़ करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है। 65 के बाद वर्ड काउंट।
दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद दम शराज बहुत बोल लिया यार, करना पड़ेगा, किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, बुड्ढों के लो क्या करते हैं, वैसे कुछ काम के नहीं है ये, वही कुछ हो गया हल्दी लगा लो। अरे भैंचोद, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासिटामॉल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासिटामॉल, क्या है उसमें, बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ, ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे हैं। और बुड्ढों में जो सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है। कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। AI मीट पे चले जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया है, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है, बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चूतिया गया है, बचा क्या है फिर बचाने को। तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। हमारा पहला गाना है भारत के 2 बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ED और CBI। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको, हाँ पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या किया इन्होंने। ED वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ED आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया, सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हाँ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा CBI और ED की इंडिपेंडेंस पर, लेट्स गो। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे, चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुन, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुन। मर्डर हो या रेपिस्ट, यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते, इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए, काहे घबराए।
सोचो ये देश में ईडी सीबीआई जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम इलेवन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा कुछ होगा नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो। जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में, खोद रहे हम, कुछ निकल जाए पता नहीं। खोदो खोदो, उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा, स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। मेट्रो है इनके मन में, खोद कर ये ले अंगड़ाई। ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई। कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई। लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई। सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई। पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई। कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है। जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय। साथ बनाएंगे विकसित भारत। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे
चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर। एक दिन मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई कैन सी इट। या 2 रुपीज इक्वल टू $86 सून। अरे अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई। अभी तो हर चीफ मिनिस्टर में हम कुछ ढूंढ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है एक, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम। सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को देख। हमारा आखिरी गाना है आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए। अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज़्ज़ा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज़्ज़ा सिखा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में भाई, रोज़ रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से, हु आर यू नरेंद्र? मोदी जी बोल रहे हैं, 1 नेशन 1 परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना, अपना बताना, स्कीमें चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह।
चारों तरफ है मेरे ही चमचे, ईवीएम पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे, जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर, गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईड़ी से कोई बच पाता नहीं। ताना जा ओ ताना जा, ताना जा ओ ताना।